नमस्कार दोस्तों, इस पेंडेमिक के टाइम पे हमारे घर कहीं ना कहीं हमारे लिए जेल की तरह हो गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें अपनी नॉर्मल लाइफ वापस मिल जाए। खैर, जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पुलिस सब अपने कामों में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। और हम देश के अंदर चाइनीज वायरस की वजह से और देश के बॉर्डर पे चाइनीज सोल्जर्स के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिलहाल हम 3 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ, सेकंड नंबर पे मिलिट्री और सोल्जर्स का स्टैंड ऑफ एंड थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीद के हम कैसे चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं और ना कि इंडिया की इकोनॉमी को। और भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो आइए जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो क्या आपको 1962 याद है? हाँ, वही जिसमें इंडिया चाइना वार हुआ था। और उससे रिलेटेड आपने डोकलाम मुद्दे के बारे में भी सुना ही होगा। अब पेंडेमिक जैसे बुरे वक्त में भी चाइनीज सोल्जर्स इंडियन टेरिटरीज में लद्दाख के एरिया में बॉर्डर क्रॉस करके 3-4 किलोमीटर अंदर आके बैठे हैं और वापस जाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में इंडियन आर्मी को चाइनीज अटैक का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम अपने घरों में बंद है और हमें भरोसा है कि इंडियन आर्मी हमारे बॉर्डर्स को सेफ रखेगी। पर ऐसी हालत में जब पूरी दुनिया जानती है कि इस फैली हुई चाइनीज बीमारी का जिम्मेदार चाइना है, तब भी चाइना की ये हरकत समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, 2018 से 2019 के बीच में इंडिया से चाइना को जो एक्सपोर्ट हुआ वो अप्रोक्स 1.2 लाख करोड़ रुपीस का था। और जबकि इंडिया को चाइना ने अप्रोक्स 5.2 लाख करोड़ का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। और इस ट्रेड में इंडिया को अप्रोक्स 4.2 लाख करोड़ का घाटा हुआ। हम इनडायरेक्टली चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निर्भर हैं, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में चाइनीज प्रोडक्ट्स सस्ते भी होते हैं और क्वालिटी में भी बेहतर होते हैं। और अगर अब आप ये पूछेंगे कि ये हमारे देश को कैसे अफेक्ट करता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर या फॉरेन करेंसी में पे करना होता है। और ये हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को अफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रुपीस को अफेक्ट करता है। और जब भी कोई इंडियन सिटीजन बाहर के देश के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो इनडायरेक्टली बाहर की देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं, तो अगर इंडिया चाइना से एक फोन इंपोर्ट करता है तो उस फोन के लिए हमें डॉलर्स में पे करना होता है और चाइनीज कंपनी के साथ चाइनीज वर्कर्स को इसका फायदा मिलता है। और इन चीजों को ढंग से समझने के लिए आपको जीडीपी का कंसेप्ट समझना होगा। ये किसी भी इंडिविजुअल कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम चाइना में बने हुए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम सीधे चाइनीज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको ये समझ आया होगा कि अगर इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो आप सीधा इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इस फोन के एग्जांपल को और बारीकी से समझाऊं तो चाइना में बने हुए इस फोन के लिए रोजगार चाइना में पैदा हुआ, सैलरी चाइनीज वर्कर को ही दिया गया और चाइनीज कंपनी के साथ चाइनीज गवर्नमेंट को ही फायदा हुआ। आई नो अब आपके पास अलग अलग सवाल होंगे कि इंडिया में जो चाइनीज कंपनी है और चाइना में जो अमेरिकन कंपनीज है और ये इंडियन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकता है अगर हम चाइना में बने हुए किसी भी अमेरिकन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए एमआई के फोन को एज अ एग्जांपल लेते हैं, जिसकी प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में भी है। जब भी कोई फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो वो डोमेस्टिक कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और हमारे देश के लिए इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब इन्वेस्टमेंट आती है तो इसका मतलब है कि डॉलर्स या फॉरेन करेंसी में पैसा आता है जो हमारे फॉरेन रिजर्व में जमा होता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी करेंसी को मजबूत करता है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि एमएनसीज बाहर की टेक्नोलॉजीज को इंडिया में लाती हैं और देश में रोजगार पैदा होने के साथ तीसरा फायदा वर्कर्स को मिलता है। इंडिया में प्रोडक्शन करते समय इसे हमारी जीडीपी में गिना जाता है और इंडिया से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, जो इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी को बढ़ाता है। और सेम यही चीज एमआईए दूसरे फॉरेन कंपनीज के मामलों में हुआ है जो इंडिया या और किसी भी कंट्री में आती है। एफडीआई का सेम कंसेप्ट हर जगह है और इसी की वजह से चाइना में बने हुए किसी भी अमेरिकन प्रोडक्ट से आप सीधा चाइनीज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत आसान है और इंडियन गवर्नमेंट को चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन लगा देना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ट्रीटीज, पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल्स एंड ऑल हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ना तो डायरेक्ट बैन कर सकती है और ना ही टैक्स को इंक्रीज कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिजनेस को सेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं जिससे इंडिया में बिजनेस करना आसान हो जाए।
और वर्ल्ड बैंक की माने तो आसानी से बिजनेस करने में इंडिया ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। 2014 में इंडिया की रैंक थी 142 और 2019 में इंडिया की रैंक बताई गई 69। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, मुद्रा योजना जैसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, बट इन पॉलिसीज को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली क्योंकि उनके परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं हैं। और इसका एक मेन रीजन ये भी माना जाता है कि इंडियन सिटीजन्स ने अपने परचेजिंग पैटर्न्स में कोई भी चेंज नहीं किया और डिमांड इतनी ज्यादा है कि प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर डिमांड है तो प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट को इसे सॉल्व करने का तरीका भी जरूर मिलेगा। करंट एग्जांपल की बात करें तो पीपीई किट और N95 मास्क जो कि पहले हम चाइना से इंपोर्ट किया करते थे और 2 महीने के अंदर ही इंडिया 2 लाख पर डे से ज्यादा की प्रोडक्शन कर रहा है और कुछ हफ्तों के बाद शायद हम इसे एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दें। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि एक डिमांड थी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट की हेल्प मिल पाई है। और पीपीई किट्स एंड N95 मास्क जैसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर होने से पहले हम एक इंडियन सिटीजन हैं और इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें इंडिया के लेवल को मेंटेन करना और टॉप पे ले जाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम बॉर्डर्स पर नहीं जा सकते, चाइनीज सोल्जर्स को सबक नहीं सिखा सकते, लेकिन हम चाइनीज इकोनॉमी को अचानक से झटका देकर अलग तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को ये बातें बता के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट डिफेंस पे ज्यादा खर्च कर सके और हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बन सकें। हम अपने देश को दुनिया की अगली इकोनॉमिक पावर बनने में हेल्प कर सकते हैं, बस ये डिसाइड करके कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, क्या मेड इन इंडिया है और क्या मेड इन चाइना। और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपके मन में ये सवाल भी जरूर आएगा कि अब आगे कैसे बढ़ें। तो मेरे हिसाब से आप सबको टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर, जेंडर, वीमेट, यू डिक्शनरी जैसे सारे चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए और सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के बाद हमें हार्डवेयर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो प्लीज अपनी लिस्ट से चाइनीज कंपनीज को हटा दें और इसके बाद दूसरे लोगों को भी ये सारी चीजें जरूर बताएं और उन्हें भी गाइड करें और साथ ही उन्हें जीडीपी के बारे में समझाएं, कैसे वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके। एंड एट लास्ट मैं सोनम वांगचुक के लाइंस को रिपीट करना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें और कमेंट करके फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।